दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आग का तूफान। ये राम सीरीज का फाइनल पार्ट है। अगर आपने इसके शुरू के 4 पार्ट नहीं पढ़े तो पहले उनको पढ़ लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पहले पार्ट का नाम है अपने देश का गद्दार। वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में राम रहीम के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं इस फाइनल पार्ट को। ये यहाँ पर शुरू के 4 पार्टों की स्टोरी है, तो ये आप मेरे चैनल पर पढ़ लेना। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। शीघ्र ही बंगले की छत पर पहुंचने के लिए एक गंदे पानी का पाइप ठीक रहेगा। फिर छत से बंगले के भीतर घुसने में मुझे शायद कोई विशेष कठिनाई पेश नहीं आएगी। और अगले ही पल राम बंदरों के समान उस पाइप पर चलने लगा। इधर बंगले के भीतर एक कमरे में, अरे जालिमा, तुम बताते क्यों नहीं कि मेरे खालिद और बेटा कहाँ है, और तुम लोग मुझ पर ये अत्याचार क्यों कर रहे हो। हा हा हा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा आबिदा बेगम। फिलहाल फिलहाल तो तुम मुझे कोई गीत गीत गाकर सुनाओ। आख थू, कमीने शैतान, खुदा तुझे गारत करे। एक मेजर की पत्नी से तुझे ऐसी भोंडी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तो तूने मेरे मुंह पर थूका, तेरी है जरूरत। मैं 1000 बार तुझ पर थूकूंगी कुत्ते, ले आख थू। इस अपमान ने इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम के सबर की तमाम सीमाएं लांघ गई। और तो ले चुड़ैल, तुझे भी अब दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। आई खूब चाकू मार दिया। आह या अल्लाह। खुर्शीद आलम ने क्रोध में अंधे होकर एक के बाद एक चाकू से कई बार आबिदा बेगम के सिर के विभिन्न हिस्सों पर किए, और आबिदा बेगम अल्लाह का नाम लेते हुए उसी को प्यारी हो गई। या खुदा, ये मुझसे क्या गजब हो गया। क्रोध में आकर मैंने तो इसे मार ही डाला। अब मैं ब्रिगेडियर खान और फन्ने खां को क्या जवाब दूंगा। तभी एक विचार इंस्पेक्टर के दिमाग में कौंधा। क्यों न मैं ऐसे प्रमाण मिटा दूं जिससे यह साबित हो कि खून मेरे हाथों हुआ है। यह खून किसी दूसरे सर भी तो मंडा जा सकता है। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। सोचकर खुर्शीद कमरे के साथ ही अटैच्ड बाथरूम में चाकू धोने घुस गया। ठीक तभी राम धीरे से दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन भीतर भीतर का दृश्य देखते ही, हे ईश्वर, नहीं आंटी। अगले ही पल, आह आंटी, यह तुम्हें क्या हो गया? किस बेरहम ने तुम्हारी ये हालत की? बोलो आंटी, कौन है वह शैतान? मैं उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगा। बूहू। राम की रोने की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम तुरंत बाथरूम से निकला। ए, कौन हो तुम, और तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? वो तो ये आंटी का कातिल। कुत्ते, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। पहले तू यह बता कि इस औरत का कत्ल किसने किया है। मैं क्या जानूं, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या लगती है तुम्हारी? राम क्रोध से पागल उठा। यह मेरी माँ लगती थी कुत्ते, तो तू यह नहीं जानता कि इसको किसने मारा? जबकि तेरे हाथ में सना थमा रक्त रंजित चाकू चीख चीख कर मुझे बता कि यह खून इससे हुआ है, और तुमने किया। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामी। और इससे पहले कि इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम संभल पाता, राम ने बिजली की स्फूर्ति के साथ अपने वस्त्रों से जो रिवॉल्वर निकाला और धाए धाए, आई, मर गया। उसने अपना पूरा रिवॉल्वर इंस्पेक्टर पर खाली कर दिया। यह शैतान तो खत्म हो गया, लेकिन रहीम और उसके डैडी को क्या जवाब दूंगा? हे ईश्वर, तू ही मुझे कोई रास्ता सुझा। तभी ठक ठक, वो कोई आ रहा, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। अगले ही पल फिर उसने बंगले से बाहर निकलने और जीप तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। और रहीम और उसके डैडी आंटी की मौत का सदमा शायद ही बर्दाश्त कर पाए। अब तो उन्हें थोड़ा सा दिलासा देने का एक ही उपाय है कि किसी तरह उनकी बेटी और दामाद को सुरक्षित उन तक पहुंचाया जाए। उधर मेजर आसिफ के बंगले की निगरानी करने वालों में से 3 खुफिया जासूस फायरों की आवाज सुनते ही दौड़े हुए उस कमरे में पहुंचे जहां बिदा बेगम कैद थी। लेकिन वहां पहुंचते उसके पैरों तले से धरती निकल गई। या खुदा, इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम का खून कर दिया गया, और बेगम बेगम आबिदा भी मरते हैं। कौन कर सकता है इनका खून? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें तुरंत इस घटना की खबर चीफ को कर देनी चाहिए। ठीक कहते हो, आप पहले फोन ही कराएं। लेकिन तुरंत पास वाले कमरे में पहुंचे जहां फोन रखा था। और कौन कर सकता है इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम का कत्ल? कौन आया होगा इतनी सख्त निगरानी के बावजूद भी भीतर? उस समय फन्ने का अपने कुछ मातहतों के साथ मेजर आसिफ के दामाद की कोठी में मौजूद था। आखिर आप लोग बताते क्यों नहीं कि हमारा कसूर क्या है, और बिना वजह में परेशान क्यों किया जा रहा है? कहा न, समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। तभी ट्रेन ट्रेन, ठहरो, मैं देखता हूँ। हेलो फन्ने खाइर। सर, मैं नंबर 09 बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम और मेजर आसिफ की पत्नी का किसी ने खून कर दिया है। क्या बकते हो? कैसे हुआ यह सब? तुम लोगों की निगरानी के बाद बावजूद भी कोई कैसे भीतर प्रविष्ट हुआ?
सर कोठे के मुख्य द्वार से तो कोई भीतर नहीं घुसा, क्योंकि मैं मुख्य द्वार की निगरानी कर रहा था। मुझे संदेह कि खूनी बंगले के पिछवाड़े से भीतर दाखिल हुआ है। लेकिन सर, हमें आश्चर्य इस बात का कि यदि बंगले के भीतर प्रविष्ट होने वाले हमारे शिकार राम रहीम और मेजर राशि भी थे, तो उन्होंने खुर्शीद आलम के साथ साथ आबिदा बेगम का खून क्यों किया? सेटअप, तुम अपने विचार अपने पास ही रखो और जब तक मैं ना पहुंचूं तुम लोग वहीं रहो। यस सर। संबंध विच्छेद कर फोन रखने के बाद, सुनो तुम लोग बाहर छिपकर इस कमरे की निगरानी करो। ध्यान रहे कोई भी तुम्हारी नजरों से छिपकर भीतर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन सर, यस सर। लेकिन सर आप, मैं मेजर आसिफ की कोठी जा रहा हूँ। वह इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम और मेजर की पत्नी आबिदा बेगम का खून हो गया है। फनेगा की बात सुनते ही सलमा के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। नहीं! हाय, मेरी अम्मी को किस जालिम ने मार डाला? खुदा उसे जहन्नुम दे। बूह! लेकिन फन्ने ने इसके उसके विलाप पर कोई ध्यान नहीं दिया। चलो। लेकिन जैसे वे कमरे से बाहर निकले, सर क्या बात है मोहम्मद? सर, एक भिखारी को कोठी के आसपास संदिग्ध अवस्था में देखा गया है। उसकी गतिविधि को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह कोठी में प्रवेश करने का इरादा रखता है। ओह! उस पर निगरानी रखी जा रही है ना? जी हाँ। सुनो, कोठी के आसपास छिपे गुप्तचरों को गुप्त संकेत दे दो कि वे कोठी में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकने टोकने की कोशिश न करें। उसे आराम से भीतर दाखिल होने दिया जाए। जी, बहुत अच्छा। उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम सब यहीं आसपास छिप जाओ। यदि मैं गलत नहीं सोच रहा तो आने वाला जरूर मेजर या रामनी में से कोई एक होगा। लेकिन जनाब, क्या आपने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उन तीनों में से एक व्यक्ति ही कोठी में घुसने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठा रहा है? हो सकता है वह केवल टोल लेने के लिए ही आया हो और कोई खतरा न देखकर बाकी दोनों को भी बुला ले। खैर, तुम लोग अब समय नष्ट मत करो और छिप जाओ। उन तीनों में से एक भी पकड़ में आ गया तो बाकी दोनों को दबोचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यस सर। और फन्ने का सहित सभी उस कमरे के आसपास छिप गए। तभी रात के गहरे अंधकार को चीरता हुआ उल्लू का स्वर उभरा। कू कू। वह उल्लू की आवाज कोठी की निगरानी करने वाले जासूसों को संकेत था कि कोठी में प्रवेश करने वाले को आराम से प्रवेश करने दे। उस कोठी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला भिखारी राम ही था। आश्चर्य, कोठी के भीतर और आसपास छाई खामोशी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ की निगरानी की जा रही है। कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ पहुंचा? लेकिन गेट पर लगे नेम प्लेट पर तो वही नाम और पता लिखा है। और मेजर अंकल ने मुझे बताया था। फिर दाल में कहीं काला जरूर है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। मुझे सलमा बहन और आबिद की खैर खबर लेने के लिए एक बार तो कोठी में घुसना ही होगा। फिर कुछ और देर तक कोठी के आसपास की टोल लेने के पश्चात राम छिपता छिपाता कोठी के पिछवाड़े की चारदीवारी तक पहुंच गया। यहाँ चारदीवारी कुछ नीची है और मुझे इसे फलांगने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन जैसे वह राम चारदीवारी पर चढ़ा, किसी उल्लू का करकश सवार चारों ओर छाए खतरे को भेद गया। कू कू। ओफ! इस मनुष्य पक्षी को भी इसी समय शोर मचाना था। शीघ्र ही राम चारदीवारी फांदकर भीतर लॉन में पहुंच गया। एक कमरे को छोड़कर किसी में प्रकाश नहीं। शायद सलमा बहन उसी कमरे में होगी, परंतु इतनी रात गए तक वे सोए क्यों नहीं? लेकिन राम ने सोचने विचारने में ज्यादा समय नहीं गंवाया और ईश्वर का शुक्र है खिड़की भीतर से बंद नहीं है। सलमा बहन? कौन? यह मैं हूँ बहन, तुम्हारा भाई राम। आह, राम भैया! राम को पहचानकर सलमा का चेहरा पल भर के लिए चमका था, लेकिन फिर बुझ गया। यह तुम लोगों को किसने बांध कर रख छोड़ा है बहन? बहन? पुलिस के आदमी ने। भैया, पता नहीं वे इस हमसे अपना कौन सा मकसद हल करना चाहते हैं। क्या कहा? पुलिस के आदमियों ने? हाँ, और वे कमरे के बाहर ही मौजूद हैं। राम के मस्तिष्क में तुरंत एक शब्द बिजली की तरह कौंधा। खतरा। लेकिन इससे पहले राम आने वाले खतरे से बचने का कोई उपाय सोचता। हा 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 हा। भागने की कोशिश बेकार है बच्चे। राम, भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। ओह, आखिर इनके जब बिछाए जाल में फंसी गया। मजबूरी थी। राम ने चुपचाप हाथ उठा दिए। नंबर 07, इसकी तलाशी लो और इसकी नकली मुंह से दाढ़ी भी खींच लो। यस। यस वीक चीफ। सिगरी नंबर 07 ने राम की नकली मुंह से दाढ़ी पकड़कर खींच ली और उसे वस्त्रों से मिला सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया। हाँ हाँ, बहुत चालाक बंदे थे। आखिर फंस ही गए ना हमारे बिछाए जाल में। मैं पूछता हूँ कि आखिर यह सब क्या चक्कर है? चक्कर सिर्फ इतना ही है कि हम इस छोकरे को पकड़ना चाहते थे और हमें विश्वास था कि कभी ना कभी यह तुम लोगों से अवश्य मिलने आएगा। और यह आया भी। लेकिन आप लोग इसे क्यों पकड़ना चाहते थे? क्या बिगाड़ा है मेरे भैया ने आप लोगों का?
यह सब कुछ जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा बच्ची, क्योंकि कुछ ही पलों में तुम दोनों पति पत्नी खुदा को प्यारे होने वाले हो। हम दोनों अब तुम दोनों हमारे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए अब इस देश की पाक जमीन पर तुम लोगों का रहना बेकार है। और कहने के साथ ही धाए धाए आह आई उफ नहीं। राम को गुस्सा आ गया। अरे शैतान की औलाद, तुझे तो राम चाहिए था ना। फिर तूने इन मासूमों को क्यों मार डाला? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मैं सांप के बच्चों को जिंदा रखने का दिन हूँ छोकरे। यदि तुम भी मरना नहीं चाहते तो चुपचाप ये बता दो कि मैं जरासिब और उसका लड़का कहाँ छिपे हैं। ठीक है तो सुनो। कहने के साथ ही राम ने अप्रत्याशित रूप से फन्ने खान पर छलांग लगा दी। धड़ाक आह। और इससे पहले किसी को समझ में कुछ आता, राम ने बिजली की सी तेजी के साथ फन्ने खां के हाथ से छुटा रिवॉल्वर उठाया और धाए धाए आह। हाय उफ। अब तू भी अपने खुदा को याद कर ले कुत्ते। मैं मारना तो तुझे कुत्ते की मौत चाहता था, लेकिन अफसोस मेरे पास इतना वक्त नहीं। खैर तेरी मौत के बारे में सुनकर मेजर अंकल और रहीम भैया के कलेजे में कुछ तो ठंडक पड़ी जाएगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं अपने किए की तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा। तुम्हें देश से बाहर जाने में भी मदद करूंगा। बस खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। हा कमीने। अपनी मौत को सामने देखकर तेरी गिंगी बन गई, जबकि इन मासूमों को मारते हुए तुझे जरा भी दया नहीं आई थी ना शैतान। तू जरा भी दया की योग्य नहीं है। दोस्तों कॉमिक्स इतनी जबरदस्त है, मुझे खुद जोश आ रहा है पढ़ते पढ़ते। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूँ। और ले अब जरा तू भी मौत का स्वाद चख। दाएं दाएं आई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास छिपे पुलिस के और भी गुर्गे यहाँ आते होंगे, तब मुझे समय बर्बाद न करके निकल भागना चाहिए। अलविदा मेरी बहन। अफसोस कि मैं तुम्हारी लाशों को लावारिस छोड़कर जा रहा हूँ। फिर राम जैसे आया था वैसे ही वापस हो लिया। और जब तक कोठी के भीतर बाहर निगरानी कर रहे पुलिस फोर्स एक्शन में आती या पूरा माजरा जानकर उनमें खलबली मचती, राम ने जीप में पहुंचकर उसे पूरी गति से सुरंग की दिशा में दौड़ा दिया। आह क्या सोच कर आया था और क्या मन में लेकर जा रहा हूँ। जब मेजर अंकल को उनके परिजनों को मृत्यु की खबर दूंगा तो भगवान जाने उन पर क्या बीतेगी। सौभाग्य से मार्ग में राम के साथ कोई घटना पेश नहीं आई, और जब वह दरिया के किनारे पहुंचा तो उस समय भोर का उजाला फैलने लगा था। पहले जीप को पूर्ववत सुरक्षित स्थान पर छिपा दूं, फिर सुरंग में पहुंचूंगा। जीप को यथावत छिपाने के पश्चात राम ने सुरंग के मुहाने के पास पहुंचकर अपने मुंह से विचित्र सी आवाज निकाली। सिगरी सुरंग के मुहाने से घास फूस हट गई। आह तुम आगे राम बेटे, क्या तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी मिली? भीतर चलिए अंकल, फिर सब कुछ बताऊंगा। राम के भीतर पहुंचने पर मेजर आसिम ने सुरंग का मुंह पहले की तरह घास फूस से ढक दिया। फिर दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां रहीम मौजूद था। तुम आगे राम भैया, अभी अम्मी कहाँ है? सॉरी रहीम भैया, मैं उन्हें व तुम्हारी दीदी और उनके पति को नहीं लाश का, और अब तुम उन्हें कभी देख भी नहीं सकोगे। क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो राम बेटे? अब हम उन्हें कभी नहीं देख सकेंगे? कहने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा अंकल कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके देश के जालिम ऑफिसरों ने उन्हें कत्ल कर दिया। नहीं, वो नहीं, यह नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा सच अंकल। फिर राम ने उन्हें सारी आप बीती बता दी। या खुदा, ये हमारे साथ तुमने कैसी बेइंसाफी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का, जो तूने उन्हें मौत की सजा दे दी? बू। हिम्मत और धैर्य से काम लो रहीम। यदि हम लोगों ने हिम्मत हार दी तो वह क्षण दूर नहीं जब हम भी मार दिए जाएंगे। मैं हिम्मत से काम लूंगा राम भैया, और देश की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अपनी माँ बहन के कातिलों से बदला लूंगा। जोश में होश नहीं खोते रहीम। फिर तुम्हारी अम्मी और आपा के कातिलों को तो मैं जहन्नुम पहुंचा ही चुका हूँ। अतः अब तो सोचना ही है कि जल्द से जल्द कैसे इस देश से निकला जाए। राम के काफी समझाने बुझाने के पश्चात मेजर आसिफ और रहीम कुछ शांत हुए। ठीक है राम बेटे, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। वैसे भी अब इस देश में अपना रखा ही क्या, जो अपने थे वे सब तो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। रिश्ते नातेदार भी इस स्थिति में हमारा साथ नहीं देने वाले। आप ठीक कहते हैं अंकल। फिर एक पूरी सरकार से टकराना भी तो कोई हंसी मजाक नहीं। हमारी भलाई इसी में है कि किसी तरह इस देश से बाहर निकल जाए। लेकिन प्रश्न फिर वहीं पैदा होता है कि कैसे? कोई इस देश से बाहर निकलने के सारे रास्ते अब तक तो हमारे लिए बंद किए जा चुके होंगे। मेरे दिमाग में एक योजना है, लेकिन उसे कार्यान्वित करने के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। उसके बाद या तो हमें मौत नसीब होगी या फिर विजय।
जीवन से तो जीवन से भी अब हमें कोई मोह नहीं रह गया राम भैया। तुम अपनी योजना बताओ। रहीम ठीक कह रहा राम। तो उसने यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के फासले पर एक आर्मी एयरपोर्ट है। मैं किसी तरह वहां से एक प्लेन उड़ाना है। ये तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो राम। भला वहां से प्लेन कैसे उड़ाया जा सकता है, जानते नहीं? वहां पास ही सैनिक छावनी भी है जो उस एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। मैं जानता हूँ, लेकिन ये आते समय मैं सब चेक करता हुआ आया था और सारी स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही मैंने अपनी योजना तैयार की है। आप मेरी योजना सुनिए तो सही। और ठीक है, तुम आगे कहो। यह तो आप जानते हैं कि हमारी खोज शहर और आसपास के इलाकों के चप्पे चप्पे पर हो रही होगी और इस देश से निकलने वाले तमाम आम मार्गों की नाकाबंदी भी की जा चुकी होगी। लेकिन यह कोई सोच भी नहीं पाएगा कि हम इस देश से निकल भागने के लिए आर्मी एयरपोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। इसलिए वहां की सुरक्षा की पहले जैसी ही व्यवस्था होगी। अब सुनिए मेरी योजना। फिर राम ने अपनी योजना बताने लगा। जब राम अपनी योजना बताकर खामोश हुआ। ठीक है राम, हम तुम्हारी योजना पर अमल करेंगे, फिर चाहे जो भी हो। तो ठीक है, हम आज रात यह देश छोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा बहुत खा पी कर रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। वो रात का अंधकार अंधकार छाते तीनों अपने स्थान के सामान के साथ जीप पर पहुंच गए। इस बार ड्राइविंग सीट रहीम ने संभाली और जीप को मेजर आसिफ के बताए कच्चे मार्ग पर दौड़ा दिया। वहां से आर्मी एयरपोर्ट ज्यादा निकट पड़ता था। रहीम, रनवे पर जो विमान खड़ा है, तुम्हें जीप हर हालत में उस तक ले जानी है। मार्ग में जो बाधक आएंगे उससे हम निपट लेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। कुछ देर बाद जैसे आर्मी एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। राम और मेजर आसिफ अपनी योजना अनुसार तुरंत हरकत में आ गए। धड़ाम धाए धाए आ उफ। जबरदस्त एक्शन सीन है दोस्तों। रहीम बैरियर को तोड़ता हुआ जीप को भीतर लेता लेता चला गया। धड़ाक धाए धाए आ हाय। राम और मेजर आसिफ के अचानक किए गए भयानक आक्रमण से एयरपोर्ट में तैनात सैनिकों में एकदम खलबली मच गई। पकड़ो, रोको, दुश्मनों ने हमला कर दिया है। विमान के निकट पहुंचकर रहीम ने जीप को ब्रेक लगाई और तीनों जीप से कूद पड़े। अगले पल भागो। लेकिन उनका दुर्भाग्य ऐन मौके पर उनके सामने आन खड़ा हुआ। उनका पता नहीं कहां से दो सशस्त्र सैनिक निकले और दाएं दाएं आई। फायरिंग की आवाज और मेजर आसिफ की चीख सुनकर राम रहीम बिजली की सी फुर्ती के साथ पलटे और सारा मामला समझते राम ने एक पल भी नहीं गंवाया। दाएं दाएं उफ आह। पलक झपकते दोनों सैनिकों की लाशें बिछ गई। डैडी, रुक जाओ रहीम, यह भावनाओं में बहने का समय नहीं है। फिर रहीम को न रुकते देख राम ने एक लंबी छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे राम भैया, मुझे डैडी को देखने दो, शायद वे जिंदा हो। पागल ने बनो रहीम, इतनी गोलियां खाने के बाद वे जिंदा नहीं बच सकते। वह देखो सैनिक आ पहुंचे। यदि तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हम भी मारे जाएंगे। तुम अपनी जान बचाकर पत्थर दिल दोस्त तुम अपनी जान बचाओ पत्थर दिल दोस्त, लेकिन मैं अपने डैडी को इस अवस्था में छोड़कर हरगिज नहीं जा सकता। छोड़ दो मुझे। उफ, मौत पल पल हमारे निकट आती जा रही है और ये अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। अब तो दूसरा ही उपाय करना होगा। माफ करना दोस्त, मजबूरी में मुझे गलत कदम उठाना पड़ रहा है। खटाक आह। अगले पर राम ने बेहोश रहीम को कंधे पर उठ डाला और पुनः विमान की ओर दौड़ पड़ा। वह साथी विमान लेकर उड़ने की फिराक में। कोई चारा नहीं, फायर और धाएं धाएं धाएं। लेकिन राम रहीम के साथ सकुशल विमान के कॉकपिट में पहुंच गया। फिर राम ने विमान को स्टार्ट कर रनवे पर दौड़ाने के में जरा भी विलंब नहीं किया। धाएं 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 धाएं। यह राम का सौभाग्य ही था कि विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और शीघ्र ही उसने हवाई पट्टी छोड़ दी। उफ, बच निकला। जल्दी से अन्य विमानों द्वारा पीछा करो। वह लड़ाकू विमान ले भागा है। यस सर। परंतु उससे पहले कि वे अन्य विमानों की ओर बढ़ते, राम ने पहले से संभावित खतरे को भांपते हुए वहां कहर बरपा दिया। धड़ाम धड़ाम, बचाओ। राम ने उस हवाई अड्डे और निकट ही मौजूद सैनिक छावनी के कई चक्कर लगाए और दोनों स्थानों से आग का तूफान उड़ता दिखाई देने लगा। धड़ाम। अब उनके इनके द्वारा पीछा किए जाने की कोई संभावना नहीं। मुझे अपने देश लौट चलना चाहिए। जब कमांडर खान को फन्ने का की मौत के साथ साथ राम रहीम के निकल भागने का समाचार मिला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके भाग जाने का मतलब मेरी मौत। मुझे ऑफिसर कुत्ते की मौत मार डालेंगे। उसमें उस मौत से अच्छा तो यह है कि मैं स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। अगले पल धाए मर गया। इधर कुछ देर बाद राम का जैसे भारत की सीमा में प्रविष्ट हुआ।
हेलो हेलो, तुम जो को भी हो तुरंत अपने यान को दाईं ओर स्थित एयरपोर्ट पर उतारो, वरना तुम्हारे यान को नष्ट कर दिया जाएगा। मैं दुश्मनी तो दूंगा था आप लोगों को। विमान नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं विमान लैंड करने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना विमान के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठोगे। सिगरीराम ने बड़ी कुशलता के साथ अपने विमान को सीमा पर बनी एक छोटी सी हवाई पट्टी पर उतार दिया। बाहर आ जाओ। राम चुपचाप कॉकपिट का द्वार खोलकर विमान से नीचे उतर आया और एक बालक को पायलट के रूप में देखकर भारतीय सैनिक आश्चर्यचकित हो उठे। कौन हो तुम, और पाकिस्तानी विमान के साथ हमारी सीमा में आने की जरूरत कैसी की? मेरा नाम राम है और मैं कर्नल राघव का लड़का हूँ। यदि मैं भूल कर नहीं कर रहा हूँ तो उनकी ड्यूटी इसी सीमा पर लगी है। राम का परिचय जानकर सैनिक अधिकारी चौंक उठा। क्या कहा तुम? कर्नल कर्नल विशाल राघव के लड़के हो? हाँ, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप मुझे उनके पास ले चलिए, बाकी बातें मैं उन्हें ही बता दूंगा। ठीक आओ लेकिन हमारे साथ ठीक आओ हमारे साथ, लेकिन ध्यान है किसी भी किस्म की चालाकी दिखाना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। ओह प्लीज सर, मेरा एक दोस्त भी विमान में है, वो जो बेहोश है, कृपया उसे भी उठा कर ले चलिए। हवलदार राम सिंह, तुम और श्याम लाल उसे बाहर निकाल लो। यस सर। और शीघ्र वे लोग राम व बेहोश रहीम को लेकर सीमा के भीतर एक और बड़े चले जा रहे थे। यही थी सीमा पर बनी यह गुप्त प्रयोगशाला, जहाँ कर्नल लागू की देखरेख में अद्भुत आविष्कार हो रहा था। एक ऐसी गैस का आविष्कार जो अब अभेद दीवार की तरह काम करे। और आज जो है आविष्कार पूरा हो चुका था। और यही वह आविष्कार था जिसके बारे में जानने और उसके फार्मूले को पाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की नींद हराम हो गई थी। आप यहाँ तक आप कहाँ तक पहुंचे प्रोफेसर भार्गव? गैस तैयार हो चुकी है कर्नल, बस परीक्षण करना बाकी है, वह भी मैं अभी आपके सामने कर डालता हूँ। गुड, फिर आप जल्दी उसका परीक्षण कीजिए, मैं उस विचित्र गैस को देखने के लिए उत्सुक हूँ। प्रोफेसर भार्गव तुरंत अपनी इजाद की हुई मशीन के कलपुर्जों को इधर उधर करने में जुट गए। शिखर उस मशीन से गोल पाइप जिसमें असंगत छिद्र बने थे निकल फर्श के समांतर एक तरफ की दीवार की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में पाइप दीवार से जा लगा। परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाइए कर्नल, मैं गैस की दीवार खड़ी खड़ी करने जा रहा हूँ। मैं तैयार हूँ प्रोफेसर। और प्रोफेसर द्वारा स्क्रीन पर मशीन पर लगे एक बटन को दबाए जाते ही पाइप पर बने छिद्रों से तेजी के साथ एक चमकीली गैस निकलने लगी। खट, सू सू। आश्चर्यजनक थी वह गैस। वह इधर उधर पूरे कमरे में फैलकर पाइप के जितनी ही चौड़ाई में किसी शीशे के समान छत की ओर उठ रही थी। वंडरफुल। सिगरेट गैस की दीवार छत से जल गई। अब आप इस पर फायर कर सकते हैं कर्नल। यदि गोली इस दीवार से टकरा कर बेकार हो जाती है तो समझ लीजिए मेरा प्रयोग सफल रहा, वरना मैं समझ गया। प्रोफेसर, एक मिनट ठहरिए। अगले पल धाए धाए कर्नल राघव ने एक के बाद कई फायर उस दीवार पर किए, लेकिन गोलियां उस अद्भुत दीवार से टकराकर फर्श पर गिर पड़ी। धाए, थैंक गॉड, मेरी मेहनत सफल हुई। कर्नल राघव का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। मुबारक हो प्रोफेसर, आपका प्रयोग सफल रहा। निश्चय इस प्रयोग के बारे में पूरे देश को आप पर गर्व होगा, और मुझे भी हमेशा अपने देश की उन्नति पर और उसकी सेवा करने में गर्व होगा। अच्छा प्रोफेसर, एक बात बताइए, इस गैस पर सिर्फ गोलियां का असर नहीं होता, या कितनी भी अस्त्रों शस्त्रों का? मुझे विश्वास है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली बम या गोलों का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। वैसे हम इसका परीक्षण भी जल्दी कर लेंगे। गुड, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्द से जल्द यह खुशखबरी अपने अधिकारियों को देना चाहता हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी कुछ अधूरे काम पूरे कर लेता हूँ। लेकिन प्रोफेसर से विदा लेकर कर्नल राघव जैसे प्रयोगशाला से बाहर निकले। सर राम नाम के 15-16 वर्ष के लड़के ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान के साथ अनाधिकृत रूप से हमारी सीमा में प्रवेश किया है। वे अपने आप को आपका लड़का बताता है, उसके साथ एक बेहोश लड़का भी है। राम? ओ, वे कहाँ कैप्टन? चौकी नंबर 11 में। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। और चौकी नंबर 11 पर पहुंचते। आहा डैडी, राम मेरे बच्चे। गले मिलने के बाद, बेटे तुम बजाय घर पहुंचने के यहाँ कैसे पहुंच गए? और वह पाकिस्तानी विमान, यह लड़का, यह सब क्या चक्कर है? बहुत गहरा चक्कर है डैडी, बस समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से ही मैं इस समय आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ।
फिर राम ने अपने पिता को सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। सब कुछ जान सुनकर जाकर न राघव अपने अपने बेटे के इस मान करने में पर बहुत प्रसन्नता हुई। वह रहीम के माता पिता और बहन की मौत पर गहरा दुख भी हुआ। तो यह रहीम है? हाँ डैडी, बेचारा अनाथ हो गया। ईश्वर इसे दुख सहने की शक्ति थे। इसे अनाथ मत कहिए डैडी, आज से मैं आप और मम्मी ही इसके सब कुछ होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप रहीम को अपने दूसरे बेटे के रूप में अपनाएं और गोद लें। ऐसा ही होगा बेटे, मैं तुम्हारी इच्छा की कदर करता हूँ। थैंक यू डैडी। अच्छा अब तुम कुछ खा पी कर यहाँ आराम करो, तब तक मैं कुछ जरूरी काम निपटा कर तुम्हारे घर जाने का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा डैडी। कश्मीर राघो कर्नल राघव के जाने के बाद राम रहीम को हॉस्पिटल लाने की कोशिश में जुट गया। इधर कर्नल राघव ने अपने अधिकारियों को राम के साथ पाकिस्तान में जो बीती क्यों बीती इन सब बातों के साथ साथ प्रयोग की सफलता के विषय में भी बता दिया। हमें तुम्हारे बेटे पर हमेशा गर्व रहेगा कर्नल। वास्तव में उसने हमें पाकिस्तानी हुक्मरानों के इरादों के विषय में बताकर एक बहुत महान कारनामा किया है। अब हम आपकी और प्रयोगशाला की सुरक्षा और मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगले दिन जब राम के साथ उसके घर पहुंचा तो उसे अखबारों में अपने वतन के चर्चे छपे दिखाई दिए। तो दोस्तों खत्म हुई है समाप्त, और मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। एंड होते होते मेरी जुबान भी थोड़ी खराब होने लगी है। वो तो आपको पता है, बीमारी के कारण ये सब होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, और थोड़ा आराम करके फिर पढ़ूंगा उसको, ताकि अच्छी तरह से पढ़ सकूं। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी कॉमिक्स यहाँ पे लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।